अभी कल वाले में कोई डाउट अगर है तो बताओ पहले तो। नहीं है, बहुत बढ़िया। तो कल हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कंटिन्यूस ईयर ऑफ सर्विस का मतलब, ठीक है, कि एक कंटिन्यूस ईयर ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है, और कंटिन्यूस सर्विस ऑफ ईयर्स का मतलब हम लोगों ने बहुत सारी चीजें उसके अंदर पढ़ी। उतने नंबर ऑफ डेज अगर आपने काम करा जो हम लोगों ने साल में बताए थे, उनको हटा के जो बचे दिन, उतने दिन अगर आपने काम करा है तो कंटिन्यूस सर्विस में आप हो, ऐसा माना जाएगा। बहुत सारे दिन हमने लिए थे, जैसे आपको जो लीव्स मिलती हैं, जो हॉलीडेज आते हैं आपके, राइट, नेशनल हॉलीडे या कोई भी और, प्लस आपकी सिक लीव, पर्सनल लीव, एक्सीडेंट एंड ऑल, वो सबको हमने एक्सक्लूड करा। बाकी जितने दिन बचे उतने दिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में आए हो तो इसका मतलब आप कंटिन्यूस सर्विस में हो। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, हमने कहा था कि अगर आप उतना डीप में नहीं जाना चाहते तो एक आसान तरीका था, हम लोगों ने कुछ नंबर ऑफ डेज आपको बताए थे, लाइक 240 एंड 190 डेज। उतने दिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में आ गए तो भी हम मान लेंगे कि आप, उसमें भी हमने 4 लेस कर दिए थे दिन, अगर याद हो तो मैटरनिटी लीव के थे, और एक्सीडेंट अगर हो गया कोई, या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत किसी तरह की छुट्टियां वगैरह मिली हुई हैं, सो तो वो हटा के के बाद कितने से दिन बचते हैं, उतने दिन भी नहीं आओगे तो फिर ग्रेचुटी कहां से मिलेगी, फिर तो नहीं मिलेगी ग्रेचुटी ना, उतना तो आना ही चाहिए। और ऐसे भी हमको मात्र 5 ही साल तो चाहिए। हम कौन से आपसे ही कह रहे हैं कि आप पूरे जितने साल जॉब में रहे उतने साल, 5 साल भी आ गए तो भी काम हो जाएगा। अब आज हम पढ़ेंगे अगर सीजनल एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि सीजनल में ऊपर वाला रूल नहीं लगा सकते। सीजनल में ऊपर वाला रूल इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि सीजनल अगर एस्टैब्लिशमेंट है तो वो तो साल में 365 दिन खुलता ही नहीं है। अब आप अगर वहां ये उम्मीद करो कि मैं 240 दिन आऊं या 190 दिन एज द केस में, तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके हिसाब से तो मैं कभी भी 5 कंटिन्यूस वाले जो ईयर्स है वो पूरे कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि सीजनल एम्प्लॉयमेंट पूरे साल भर नहीं खुलता। तो वहां ये 240 या 190 की कंडीशन लगाने का वैसे भी कोई लॉजिक नहीं निकलता। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग लोकेश्वर। तो हमने वहां पर बोला कि नहीं नहीं, वहां 240 और 190 दिन का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। वहां आप कंटिन्यूस सर्विस में कब माने जाएंगे, जितने दिन उस ऑर्गेनाइजेशन को खोला गया है, क्योंकि वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट है तो कभी कभी काम करता है। तो जितने दिन उस ऑर्गेनाइजेशन ने काम करा पूरे साल में, उसके 75% नंबर ऑफ डेज अगर आप आ गए तो ये मान लेंगे कि आप कंटिन्यूस सर्विस में हैं। जैसे यदि मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे साल भर में 100 दिन काम करा, और अगर आप 75 दिन भी आ गए, 75 डेज भी अगर आप आ गए, तो हम ये मान लेंगे कि आप कंटिन्यूस सर्विस में हैं, राइट। और ये लॉजिकल भी है, और अगर आप वैसे देखेंगे तो ये वैसे भी लॉजिकल है। आप 365 का 75% निकालो, लगभग 244-45 दिन आएगा, राइट। हम यही तो बोल रहे हैं। सेम बात हमने आपको ऊपर भी पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, वहां पे भी सेम ही कॉन्सेप्ट था। तो यदि जितने साल आपने काम करा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें ये कैलकुलेट करो कि हर साल कितने कितने दिन उस ऑर्गेनाइजेशन ने काम करा, और उसका निकाल लो 75%। अब उसको कंपेयर कर लो आपके एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज से। यदि आपके एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज ज्यादा आ रहे हैं तो उस साल को आप 5 कंटिन्यूस ईयर सर्विस वाले में काउंट कर लेना। ऐसे 5 साल हमको चाहिए बस। 5 साल अगर ऐसे मिल गए तो मतलब आपको ग्रेचुटी मिलेगी। मिलेगी कितनी वो हमने आपको ऊपर पहले ही बता दिया। अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी की तो बात हम कल ही परसों ही कर चुके, राइट। देखो, इन केस ऑफ सीजनल एस्टैब्लिशमेंट an employee shall be treated as in continuous service if he worked for at least 75% days of total number of working days in that year। जितने साल उस वर्किंग डेज थे उस साल में वो गिन लो। वो आपको पता चलेगा एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर बताएगा ना फैक्ट्री कितने दिन खुली। सीजनल एस्टैब्लिशमेंट है, हो सकता है कि पूरे साल भर में 3 सीजन हो, और एक सीजन में फैक्ट्री 45 दिन खुली हो, तो 45 प्लस 45 प्लस 45 135 दिन, उसका 75% निकाल लो। उतने नंबर ऑफ डेज आपको आना है। अगर आप आ गए तो आपका कंटिन्यूस सर्विस माना जाएगा, राइट। देखो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल है फॉर सीजनल एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए कोई, बेटा किसी का माइक ऑन है, वंशिका आपका माइक ऑन है, आप प्लीज माइक ऑफ करो। तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट में देखो, कोई व्यक्ति जिसने मार्च 2017 में ज्वाइन करा। अब देखो, यहां एक अच्छी बात बताऊंगे, यहां इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपने किस दिन ज्वाइन करा।
उस साल में जितने नंबर ऑफ वर्किंग डेज थे उसका 75% आपको आना है। अब 2017 में ज्वाइन करा, ए वाला जो आप कॉलम देख रहे हैं वो है जिस जिस साल में उसने काम करा उसमें ऑर्गेनाइजेशन कितने दिन खुला। देखो अब ए में क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन वर्क। 2017 में ऑर्गेनाइजेशन ने 130 दिन काम करा, 120 दिन सॉरी, 2018 में 135 दिन, 2019 में 150 दिन, 2020 में 40 दिन ही काम करा। 2020 में कोरोना आया था ना बेटा, आप उठ के आगे आए जी, आप आगे आए, आ जाइए, यहां बैठे फ्रंट में, बहुत अच्छे बच्चों। 2021 में ऑर्गेनाइजेशन ने काम करा 95 डेज, 2022 में ऑर्गेनाइजेशन ने काम करा 135 दिन, 2023 में 180 दिन, 2024 में इसने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा। अब वैसे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 साल इसने काम करा है, लेकिन अगर 7 में ऐसे कोई भी 5 साल हमें नहीं मिले जिसमें इसने कंटिन्यूस सर्विस दी तो बेकार। तो हमें एक एक साल में कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? ही वर्कड, बी में है उस एम्प्लॉय ने कितने दिन काम करा। 2017 में ये आया 95 दिन 95 डेज, देन 105 132 डेज, 22 डेज, 80 डेज एंड 118 डेज, और लास्ट में है 150 दिन। 2024 की मैंने बात ही नहीं करी, मैंने लिखा भी नहीं 2024 में कितने दिन छोड़ा। उसकी हम बात तब करेंगे जब इन 7 सालों में से हमें 5 साल नहीं मिले। तो उतना भी 5 साल चाहिए ना, अगर मान लो शुरू में ही 5 साल पूरे हो गए तो आगे चेक ही क्यों कर रहे हो आप। ग्रेचुटी तो आपको उतने साल की मिलेगी जितने साल काम करा, पर कंडीशन तो पूरी करो पहले। अब देखो 75% निकालते हैं। 75% किसका निकालना है? ए का। जितने दिन ऑर्गेनाइजेशन ने काम करा उसका 75, तो 120 का 75% आता है 90 डेज, 135 का 101 दिन, 150 का 75% आएगा 112 दिन, 30 दिन, 71 दिन 71 डेज, 105 दिन और 135 दिन। नाउ कंपेयर द बी एंड सी। यदि बी सी से ज्यादा है तो उस साल आप कंटिन्यूस सर्विस में हैं। यानी अगर आप 2017 की बात करें तो टेक्निकली इसको कम से कम 90 दिन आना चाहिए था, ये 95 डेज आया, मतलब ये कंटिन्यूस सर्विस है, इस ईयर को काउंट करेंगे। 2018 में आप 101 दिन आए, 105 आना था, ये भी है। 2019 में 132 दिन आना था, 122 दिन आए, ये भी अच्छी बात है। 112 दिन आना था, आप 132 दिन, उल्टा बोल दिया मैंने शायद, 90 दिन आना था, 95 डेज आए। 101 दिन आना था, 105 दिन आए, 112 दिन आना था, अब 132 दिन आए। तीनों सालों में बिल्कुल सही चलता रहा। जितने दिन आपको आना चाहिए था ग्रेचुटी कंटिन्यू सर्विस के लिए उससे ज्यादा ही आए आप, लेकिन यहां आना था 30 दिन, आप 22 दिन ही आए, अब नहीं काउंट कर सकते। 30 दिन आना था मतलब 40 दिन आना था, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन 40 दिन खुला था, बट अगर आप 75% डेज भी आ जाते तो भी हम मान लेते। 30 दिन भी नहीं आए आप, 22 दिन आए, नहीं काउंट करेंगे। फिर आपको आना था 71 डेज, आप आए 80 डेज तो काउंट करेंगे। फिर आपको 105 दिन कम से कम आना था, आप 118 दिन आए। उसके आगे चेक करी क्यों रहे हो गए ना 5 साल, 1 2 3 4 5 खत्म। अब इसके आगे के सालों में आप चाहे एक भी दिन नहीं आए हो, ग्रेचुटी तो मिलेगी क्योंकि एंटाइटलमेंट हो गया। मिलेगी कितनी? जितने साल आपने काम करा वो हम पर कैलकुलेट कर चुके। नंबर ऑफ ईयर्स ही वर्कड मल्टीप्लाई बाय 15 डेज सैलरी। आई होप आप लोगों को याद होगा, पीछे हमने पढ़ा था, जिन लोगों ने शुरू से क्लास ली उनको याद होगा, राइट। बेटा आप आसी आए क्या? फर्स्ट ही क्लास है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या क्लास ही फर्स्ट है? तो बेटा आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि एक्ट बीच में चल रहा है, तो 1-2 दिन लगेंगे आपको इसमें होने में। नहीं तो जो नया एक्ट चालू होगा उसमें तो आ ही जाएगा, 1-2 दिन 3 दिन में नया एक्ट चालू हो ही जाएगा। तब तक तो थोड़ा सा फ्लो बनने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 years इन केस ऑफ सीजनल एम्प्लॉयमेंट, राइट। ध्यान रखना एग्जाम में वो आपसे पूछ क्या रहा है, कहीं वो आपसे पूछे ग्रेचुटी की कैलकुलेशन और आप लिख कर आ जाओ सीजनल एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूस सर्विस की कैलकुलेशन, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यदि क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा कंटिन्यूस सर्विस तो आप बाय डिफॉल्ट मान लेना उसने 5 साल वाली जबरदस्ती। देखो क्या ना, चेपा चापी नहीं करनी है। बच्चा 2 ही केस में आंसर में चेपा चापी करता है, या तो उसको बिल्कुल नहीं आता या तो उसको ज्यादा आता है, ठीक है। नहीं आता तो कुछ तो लिखना है, तो कुछ भी लिख रहा है फिर वो, और ज्यादा आता है तो वो सब कुछ लिख देना चाहता है, वो दिल निकाल के बाहर रख देना चाहता है कि मैं सब लिख दूं। अरे क्वेश्चन को पढ़ो, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज आस्किंग। यदि उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी कैलकुलेट करें, तो आप इस वाली कंडीशन को बीच में जबरदस्ती एक्सप्लेन नहीं करें। उसने पूछा आपसे कि 5 years कंटिन्यूस सर्विस, उसने सीधा क्वेश्चन में बोला कि भाई कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी। वो पूछ रहा है ग्रेचुटी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो तो कह रहा है ग्रेचुटी मिलेगी, आप अमाउंट बताओ। आप कह रहे हो नहीं, वी नीड टू फर्स्ट चेक क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1, वी नीड टू फर्स्ट चेक वेदर ही इज एंटाइटल्ड फॉर ग्रेचुटी और नॉट।
For the purpose of entitlement of gratuity, an employee has to be in continuous service of 5 years. Continuous service of 5 years means when he is working for 240 days or 190 days. In given question, since number of days is not given for he worked, hence we cannot. अबे तू जब कैलकुलेट ही नहीं कर सकता था तो फिर इतनी रामायण काहे के लिए लिखी? पूछा था उसने तेरे से, है जबरदस्ती नॉलेज एनरिचमेंट करने में लगे पड़े हो? अरे सीधा लिखना था दैट सिंस द गिवन क्वेश्चन इट हैज नॉट बीन आस्क्ड अबाउट द एंटाइटलमेंट ऑफ द ग्रेचुटी, हेंस इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट ही इज एंटाइटल्ड फॉर ग्रेचुटी. मैं तो इसको भी लिखने के फेवर में नहीं हूं, पर जिनका दिल है कि मानता नहीं वो ये लाइन लिख दें, राइट, कि हमने अज्यूम कर लिया. नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, द ग्रेचुटी इज टू बी कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग फॉर्मूला. अब लिखना है आपको प्रोविजन, कौन सा प्रोविजन लिखना है? ग्रेचुटी का अमाउंट कैलकुलेट करने का. एन एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड फॉर द ग्रेचुटी, राइट, इक्वल्स टू 15 डेज सैलरी फॉर ईच ईयर ही वर्कड. या फॉर्मूला लिख दो, 15 डेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ही वर्कड. नीचे लिखो नोट 1, नंबर ऑफ ईयर वर्कड इंक्लूड्स दैट ईयर इन विच ही वर्कड फॉर मोर देन 6 मंथ्स. पीछे पढ़ाया था, राइट, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स में 6 महीने से ज्यादा वाला साल शामिल करना है. फिर नीचे लिखो in the given question he worked for this period to this period and accordingly this is what the number of years. या तो वो दे देगा 7 साल 8 साल 10 साल, बहुत बढ़िया, उतनी माता बच्ची भी खत्म. या उसने दे दी होगी आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर डेट ऑफ लीव, जिस दिन आपने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा. ध्यान रहे जनवरी टू दिसंबर पकड़ना है, मार्च अप्रैल में पकड़ लेना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मार्च अप्रैल का साया इतना भयंकर है कि तुम्हारे को जो है ना अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी अप्रैल मार्च में करनी है और अपनी ये वाली पूरी प्लानिंग भी फाइनेंशियल अप्रैल. हमारे चलता ही वही है ना, हमारे को दिमाग में चलता ही वही है, हमारे को समझ में नहीं आता. हमारा कैलेंडर ही साला अप्रैल में चालू होता है, जनवरी हमारी 1 जनवरी होती नहीं है न्यू ईयर. तो इसलिए गलती मत कर देना, जनवरी टू दिसंबर लेना है. ये इसलिए जरूरी क्योंकि 6 महीने से ऊपर वाला जो पीरियड आप पकड़ोगे वो उसी के हिसाब से कैलकुलेट होगा. तो अगर वो दे दे 8 साल 10 साल तो बात खत्म. वो कहता है ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ये डेट ऑफ लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको निकालना पड़ेगा. तो लिख देना उसमें कि भैया 2017 में ज्वाइन करा मार्च में, हेंस 2017 विल बी काउंटेड है. मार्च 2028 में छोड़ा तो 2028 विल नॉट बी काउंटेड. बाकी के पकड़ लेना. फिर सेकंड 15 डेज सैलरी निकालना बताया था ना. इन द गिवन क्वेश्चन इज लास्ट ऑन सैलरी इज दिस डिवाइड बाय 26 और ऐसा. समझ में आ गई बात? मैं फिर भी आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा कैसे आपको आंसर लिख कर आना है, तो घबराने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है. मेरा अभी आपको बताने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि अगर पूछे तो ही कंटिन्यूस सर्विस के बारे में लिखना, जबरदस्ती मत चेपना. अच्छा, कई बच्चे क्या होते हैं ना, वो डीप एनालिसिस करते हैं क्योंकि फाउंडेशन में मेरिट होल्डर होते हैं तो उनका इवैल्यूएशन बहुत तगड़ा होता है, ऐसा वो मानते हैं, है ना, ऐसा वो सोच के बैठे होते हैं. आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है, आपने बताया, अब वो कह रहा है कि क्वेश्चन में पूछा नहीं तो मुझे कैसे बताना है, तो दे इवैल्यूएट बाय द मार्क्स. 8 नंबर का क्वेश्चन है, इतना से आंसर लिखूंगा क्या? तू भर दे भाई 36 कॉपी, हमारे क्या दिक्कत हो रखी है? फिर तू पास हो जाएगा, लेकिन इसी में पास होगा, बाकी में फेल हो जाएगा. इस क्वेश्चन में तो 8 में से 8 नंबर आ जाएंगे, बट इसी में आएंगे. ऐसे नहीं करना होता है, मार्क्स के हिसाब से नहीं चलता है, डिपेंड करता है पूछ क्या रहा है. प्रोविजन माना मार्क्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब पूछ ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं? अगर उसने 4 नंबर के आंसर जितना क्वेश्चन 8 नंबर में दे दिया तो मेरी गलती है क्या? इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं. ठीक है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. करेक्ट. अभी देखो आपको क्या करना है, इसको तो लिखना ही है. अभी एग्जाम्पल, फिर मैं आपको वो वाला एग्जाम्पल कराऊंगा ग्रेचुटी के आंसर कैसे लिख कर आने. अभी आओ नीचे, कोठारी इंडस्ट्रीज वर्सेस एपीलेट ट्रिब्यूनल का केस लॉ है. इफ एन एम्प्लॉय इज एब्सेंट फ्रॉम द ड्यूटी विदाउट लीव, still this period will be considered in his service period for the purpose of gratuity. Employee may deduct salary for this period. देखो ये केस लॉ थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है. कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि आप ये कहते हैं अगर कोई बंदा एब्सेंट है, नौकरी पे नहीं आ रहा और उसने लीव भी नहीं ली, बिना बताए चला गया, तो भी आप उसके सर्विस पीरियड को काउंट करो. हाँ, तो करना ही है, हमने कल भी ये बोला, लेकिन अप टू द नंबर ऑफ लीव्स अवेलेबल. जैसे हमने कहा उसको पिछले साल 245 दिन आना चाहिए था, 240 दिन के लिए हम बात करते हैं, सिंपल वाला लेते हैं, और वो आया 232 दिन. 8 दिन बिना बताए पार हो गया. समझ गए आप? पार हो गया मतलब जो ना कल्टी मार गया, पता के भी नहीं गया, नालायक, गोवा घूम रहा है. ठीक है, अब हम उसके वर्किंग डेज कितने पकड़ेंगे? 240 ही पकड़ेंगे, क्योंकि 232 8 छुट्टी पड़ी उसकी 12, तो हमने उसमें से 8 उठा ली. यानी लीव है या विदाउट लीव है, दोनों ही केस में आपके पास छुट्टी तो थी ना. अगर वो आता ही 226 दिन तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि 226 प्लस अगर 12 को जोड़ भी लें
तो 238 अब गड़बड़ हो गई उसको। तो ये जो इन्होंने केस लॉ में लिखा है, ये उस वाले के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। किसके कॉन्टेक्स्ट में? जब आप, हाँ, छुट्टी जितनी अवेलेबल है उसके लिए, कि आपने बोला यार बता के नहीं गया, तेरे को नहीं मिलेगी ग्रेचुटी। वो कह रहा है सर नहीं बता कर गया तो नहीं बता कर गया, नौकरी थोड़ी छोड़ दी, आप मेरी छुट्टी में से एडजस्ट कर लो। अरे ज्यादा है तेरे, नई छुट्टी में से एडजस्ट करनी तो सैलरी काट ले, लेकिन मेरी काउंटिंग तो कर। काउंटिंग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मेरा कंटिन्यूस सर्विस नहीं बैठेगा। लेकिन इस केस लॉ में तो एक और चीज है, वो आप जरा ध्यान से सुने। ये एक्सेप्शनल केस है अपने आप में। ये तभी होता है जब कोर्ट ऐसे फैसले दे देता है। कोई इंप्लॉय छुट्टी पर है, ऑफिस नहीं आ रहा है, नंबर ऑफ डेज आप ये कहते हैं सैलरी पे काट लो, लेकिन हम नंबर ऑफ वर्किंग डेज में काउंट करो फॉर द पर्पस ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। अब ध्यान से सुनना जरा अच्छे से। कोई बंदा 224 दिन ही आया, 214 दिन ही आया पूरे साल में, आना कितने था? 240। लेकिन नौकरी नहीं छोड़ी उसने अभी तक, जॉब में है, इज इन जॉब, जॉब नहीं छोड़ी उसने, ऐसा कोई रेजिग्नेशन नहीं दिया, आपने भी उसका रिमूवल नहीं करा है, कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मली चल रहा है। तो ऐसे केस में आप, अगर वो 214 दिन आया तो 26 दिन कम आया, उसकी छुट्टी पड़ी है 12, तो 26 में अगर मैं 12 हटा भी दूं तो भी 14 दिन तो कम पड़ी रहे। तो टेक्निकली तो यही माना जाएगा ना, ही इज नॉट इन कंटिन्यूस सर्विस। इस पर्टिकुलर केस लॉ में कहा गया नहीं, मानो कंटिन्यूस सर्विस में नहीं है, मतलब कंटिन्यूस सर्विस में है, उस ईयर को भी काउंट करो। देखिए ये एक्सेप्शनली होता है, आप इस केस लॉ के बेसिस पे जनरलाइज्ड नहीं हो सकते। रीजन बीइंग, हमें नहीं पता कि कोर्ट ने किन सर्कमस्टांसेस में ऐसा कहा। हो सकता है कि ही वाज ऑन लीव बिकॉज ऑफ सम वैलिड रीजन, हो सकता है ही वाज ऑन लीव फॉर सम जेन्युइन रीजन एज गिवन बाय द एम्प्लॉयर, कोई भी कारण हो सकता है। तो यदि अगर ऐसा है तो, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम तो जो अपने कल रूल पढ़ा उसके हिसाब से चलेंगे, क्योंकि कॉमन प्रोविजन तो वही वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अभी आप क्या कीजिएगा, अभी आपको इतना कॉपी कर लेना है, और फिर वो एग्जाम्पल जो बगल में था वो यहां से देखो, ये ना इन केस ऑफ सीजनल एम्प्लॉयमेंट से लेके यहां से यहां तक कॉपी कर लेना है, और फिर वो एग्जाम्पल। जल्दी लिखोगे फटाफट से। हाँ, नोट लिखना ना, इस नोट को भी लिखो नोट 1, क्योंकि नोट 2 और लिखाऊंगा अभी। बेटा हाँ, कौन सा एग्जाम्पल, ये तो लिखो पहले, तो लिखवाते एग्जाम्पल। अरे कोठारी वाला एग्जाम्पल नहीं है, कोठारी वाला केस लो है मेरे बेटे, लिखना है वो भी।
हो गया बेटा? ये नीचे वाला एग्जाम्पल नहीं लिखना, ये कुछ काम करनी तुम्हारे। नोट लिख लिया, नोट 1। नोट 1 लिखने के बाद लिखेंगे नोट 2। लिखो नोट नंबर 2। नोट नंबर 1 जहां खत्म हुआ उसके बाद नोट नंबर 2 लिखो। लिख लिया नोट नंबर 1 सबने? यार बच्चे स्लो है हमारे, यार स्लो है बच्चे हमारे, धीरे धीरे लिखते हैं। सब बढ़िया? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है? चल बहुत बढ़िया। लिखो नोट नंबर 2। Whenever a partnership firm is converted into a company, whenever, ये लिखा नहीं क्या अभी तक तुम लोगों ने यार? किसका रह गया लिखा हुआ? यहां जो लिखना है वो, ये जो लिखा हुआ है किसका रह गया अभी लिखना? सबका हो गया? बहुत बढ़िया। तो whenever a partnership firm is converted into a company, when a partnership firm is converted into a company, comma, then employees are also entitled to gratuity on the basis of, अच्छा अभी वही हो गया दीदी, into a company, comma, then the employees are entitled to the gratuity on the basis of length of service, under both establishments taken together। क्या मतलब है इसका? अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म है, अब मैं वहां एम्प्लॉय बना और मुझे नौकरी करते हुए 3.5 साल हो गए। पार्टनरशिप फर्म तो बहुत पहले से चल रही है, मुझे जॉब करते हुए 3.5 साल हो गए। अब आज उस पार्टनरशिप फर्म ने अपना जो बिजनेस है वो किसी कंपनी को बेच दिया, या वो पार्टनरशिप फर्म ही कंपनी में कन्वर्ट हो गई। अब जैसी कंपनी में कन्वर्ट हुई तो देखो पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस खत्म, कंपनी में कन्वर्ट हो गई। इट्स सेपरेटली अ न्यू एंटिटी, दो इट इज अ कन्वर्जन, still the company has its own existence. It is completely separate and different from the partnership firm, though all assets liabilities of firm will transfer to the company, उसमें कोई शक नहीं है, सब चला जाएगा वहां, लेकिन कंपनी तो कंपनी है। अब उस कंपनी में मैंने 2.5 साल और काम करा, सो आई वॉज अंडर द इंप्रेशन कि यार मेरे को तो काम करते करते 3.5 + 2.5 6 साल हो गए। मैंने तो दिमाग ही नहीं लगाया कि कंपनी में कन्वर्ट हो गई है, मतलब मैं तो काम कर रहा था ना यार, तनख्वाह मिल रही थी, बढ़िया काम चल रहा था, क्या फर्क पड़ता है फर्म या कंपनी। अब 6 साल बाद जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मैंने बोला भैया ग्रेचुटी दो मेरी 6 साल की, क्योंकि मेरे को 5 साल कंप्लीट कंटिन्यूस होने का। 5 साल हुए नहीं तुम्हारे भी, क्यों? 2.5 साल ही काम कराए। मैंने 2.5 कैसे कराया यार, 6 कराए, वो करा 2.5 कराए। हाँ तो 2.5 कराए, क्योंकि कंपनी में तो 2.5 कराए, तो ग्रेचुटी मिलेगी क्या? ग्रेचुटी नहीं मिलनी चाहिए ना, गलत बात है ना यार। सही तो कह रहा है, गलत क्या कह रहा है? 5 साल तो आपने काम नहीं करा, लेकिन हम कहते हैं मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि इसमें एम्प्लॉय की गलती नहीं, ये तो एम्प्लॉयर के लिए बचने का अच्छा जुगाड़ हो गया। जब भी लगे एम्प्लॉयज के 5 कंटिन्यूस सर्विस होने वाले हैं तो आपने कंपनी में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा कन्वर्जन में कितना खर्चा होगा? 10-20 हजार लाख रुपए, ग्रेचुटी जाती है 50 लाख।
क्योंकि अगले साल में 10-20 एम्प्लॉय की ग्रेचुटी कंप्लीट हो जानी थी, मतलब 5 साल पूरे रहते, तो उनको ग्रेचुटी देनी पड़ती जब भी वो छोड़ते 10 साल 12 साल बाद। हमने ऑर्गेनाइजेशन ही बदल दिया, लाख रुपया खर्च करके अपन बच गए, फिर उसके बाद बेचारा एम्प्लॉय ने चालू करा दोबारा से, जी जान से मेहनत करा, ये कुछ करके दिखाऊंगा मैं, डू समथिंग, मैं ग्रेचुटी लेके रहूंगा। 5 साल होने से पहले उसने वापस से फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इस समझ में नहीं आ रहा, कभी ससुराल कभी मायका, कभी ससुराल कभी मायका, कभी ससुराल, अलग ही चल रहा है। कभी तुम उठा के कंपनी में बदल लेते हो, कभी फर्म में। अरे कोई मजाक चल रहा है क्या? एम्प्लॉय पागल है क्या? आप ऐसे करके एम्प्लॉय का नुकसान करा सकते हो क्या? नहीं, नॉट अलाउड। इसीलिए अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो कंफर्टेबिलिटी नहीं बैठना है, एक्टिवली बैठना होता है, ठीक है? हाँ, देखो बेटा, क्लास में जो है ना, देखो ऐसे सुनो मेरी बात, पहले बताया था कई बार, ऐसे अपने को सब आता है, तू बता। हाँ, है, या फिर हाँ बोल। तो क्या है जी, आराम की मुद्रा में नहीं बैठना है। सोचो एक बार मैं भी ऐसे पसर जाऊं तो कितना अच्छा लगे, तुम्हें मजा आ जाए नहीं? मैं भी यहां एक बेड लगा लूं, और जब आराम में ही आना है तो बेड बेड क्या, 2 बेंच जोड़नी है, एक गद्दा बिछाना है, एक ऊपर रजाई डालनी है, एक तकिया लगाना है, और अपने तो बराबर का ले आएंगे ऐसे, थोड़ा ऊंचा, लिखने में भी आसानी। फिर तुम्हें कैसा लगेगा, इमेजिन करो एक बार, अच्छा नहीं लगेगा ना? तो ऐसे जब तुम इतने आराम से बैठते हो ना, बड़े मजे से डीएक्टिवेटेड मोड में, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। हमको भी चाहिए अटेंटिवनेस, और इसीलिए तुम्हारा लंच स्पेशली 1 बजे रखवाया गया है, क्योंकि 12 बजे तुम लंच कर लेते तो फिर वो तो ब्रह्म मुहूर्त हो जाता तुम्हारा, क्योंकि तुम तो सारे के सारे निशाचर हो। निशाचर समझते हो? एक तो होते इंसान हमारे जैसे, एक होते हैं निशाचर तुम्हारे जैसे। निशाचर मतलब जो रात को जगते दिन में सोते हैं, उल्लू, समझे? और तो तुम रात को जगते ही हो, 2-2 3-3 बजे तक जगे रहते हो, इंस्टाग्राम देखते रहते हो, हैं, या फेसबुक या व्हाट्सअप जो भी रील्स वगैरह देखते रहते हो। सुबह 5 बजे 6 बजे 4 बजे सोते हो, तो तुम बेसिकली चमगादड़ ही हुए ना, उल्लू चमगादड़, इसको निशाचर बोलते हैं, है ना? और निशाचर जो है ना, वो दिन में भी सोते हैं, क्योंकि रात पर तो जगते हैं, तो सोए कब? अब तुम वही आराम की मुद्रा दिन में लेकर आ जाते हो। हाँ, तो इसीलिए बेटा सीधे बैठो एक्टिव मोड में, आराम से नहीं बैठना है। एक चीज, अब आओ वापस से, तो हमने कहा ये तो एम्प्लॉय के साथ में गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते आप। हाँ, अगर एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा होता तो एक अलग बात थी, वो तो उसकी गलती है, या आप एम्प्लॉय को निकाल रहे होते तो भी हम सोचते क्या करना है, लेकिन यहां तो बेचारे एम्प्लॉय ने कुछ करा ही नहीं यार। आपने ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेट चेंज कर दिया, दैट डज नॉट इंपैक्ट योर कंटिन्यूस सर्विस पीरियड। बिल्कुल निश्चिंत रहो, कोई कोई लफड़ा नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल मिलेगा, दो इट इज ओनली अ कन्वर्जन। अच्छा चलो मान लेते कन्वर्जन ना होकर बिजनेस को बेचा, सेल कर देते ना, तो अब वो कंपनी तो सालों चल रही थी, मैं तो भी 3 साल पहले ही आया। अब आपने उठा, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, आजकल मर्जर एक्विजिशन तो होता रहता है। अब आपने उठाकर कंपनी बेच दी किसी और को, मैं वहां जा भी रहा हूं, आपने बेचा तो मैं भी चला गया कि यार जाना ही पड़ेगा, धंधा पानी सारा वहां चला गया। अब मैं तो वहां काम कर रहा हूं ना, अब नया वाला ऑर्गेनाइजेशन बोले मेरे यहां काम करते हुए तो 2 ही साल हुए हैं। अरे तो तेरे यहां से क्या होता है भाई, बिजनेस तो वहीं से यहां आया था ना, मैं तो काम कर रहा था ना। बिल्कुल मिलेगा, ऑल एम्प्लॉइज आर एंटाइटल फॉर ऑल द बेनिफिट्स। ये याद रखना, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आंख बंद करके इस पे भरोसा कर सकते हो, कोर्ट आपके साथ गलत नहीं होने देगा, तय है, इससे चिंता की कोई बात नहीं। आ रही बात समझ में अच्छे से? गुड। अब देखो वो एग्जाम्पल आपने लिख लिया था क्या? नहीं लिखा? नोट लिख लिया? अब लिख लो एग्जाम्पल, फिर आपको पढ़ाएंगे रिश्तेदारों की परिभाषा, कितने कैसे कैसे रिश्तेदार होते हैं। देखो लिख ले बेटा, क्या सवाल पूछना चाह रहा है कुछ? हाँ बोलना। यार चैप्टर यार एंड होने वाला है यार, और अब तक कम से कम मैंने 36 बार बताया होगा, ऐसी कोई क्लास नहीं निकलती जिसमें ये बार बार बोलता हूं कि कंटिन्यूस नहीं लेने। क्या कर रहा है बेटा, तूने पूरे प्रोविजन का कचरा कर दिया। क्या कर क्या रहा है तू बेटा? हाँ बेटा, हाँ
ठीक है। हाँ, जनरली क्या होता है, आप जब किसी का बिजनेस खरीदते हो ना, तो एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों आती हैं। ठीक है। अब जब आपने बिजनेस खरीदा तो लायबिलिटी का मतलब सिर्फ जो लायबिलिटी बुक्स में दिख रही है वो नहीं होती है। यही तो बिजनेस, वरना तो बिजनेस, ये डिसीजन बहुत खतरनाक होता है, इतना आसान नहीं होता डिसीजन। इसके लिए तो कंपनी बड़े बड़े चार्टेड अकाउंटेंट्स या कॉस्ट अकाउंटेंट्स को बुलाती है भैया अच्छे से देखभाल के, क्योंकि इरिवर्सिबल डिसीजन है। अब जो लायबिलिटीज आपको अपनी बैलेंस शीट में नजर आ रही है वो तो है ही, क्योंकि नजर आ रही है। देयर आर द सर्टेन हिडन लायबिलिटीज विच मे अराइज इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल ग्रेचुटी, राइट। अब आप बिजनेस खरीद रहे हो, आज मैं आपका बिजनेस खरीद रहा हूं, तो मुझे पता होना चाहिए था ना ग्रेचुटी का प्रोविजन क्या, कौन सा प्रोविजन, कि तुम्हारे यहां जो कर्मचारी काम कर रहे हैं मेरे यहां आएंगे तो मुझे उनका वो सर्विस पीरियड भी काउंट करना है जो आपके यहां पे था। तो मेरे को चेक करना चाहिए था ना कौन कौन सा एम्प्लॉय कितने टाइम से है। मुझे पता चला यार इनके 45 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनके 3-3.5 साल यहां हो चुके हैं और ये 1.5 साल पूरा होते ही 5 साल पूरे हो जाएंगे। तो मैं जब आपसे डील करूंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि सर ये तो आपकी लायबिलिटी बैलेंस शीट में, और ये जो आप मेरे सर पे 45 एम्प्लॉय का बोझ छोड़ के जा रहे हो जिनके 1.5 साल पूरा होते ही मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मुझे ग्रेचुटी देनी पड़ेगी, तो सर इसका भी पैसा काट के जाऊंगा। मैं आपको जो पैसा दूंगा ना, आपके एसेट में से लायबिलिटी लेस करूंगा, उन लायबिलिटी के अलावा ये लायबिलिटी भी लेस करूंगा। सब ऐसे ही करते हैं। आपके कोर्ट में केस चल रहे हैं, कल को आप तो बिजनेस बेच के निकल लिए, आप केस हार गए तो पैसा मेरे को देना पड़ेगा, तो मैं वो भी पैसा लेस करूंगा। सब चीजें लेस की जाती है बेटा, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। इतना हम लोग सोचते हैं कि नेटवर्थ का मतलब खाली वो लायबिलिटीज जो बैलेंस, वरना मुझे सोचो मर्जर एक्विजिशन में वरना दिक्कत क्यों है, इतनी दिक्कत इसलिए आती है, दिक्कतें क्योंकि मर्जर एक्विजिशन सोच समझ के करना पड़ता है, सब चीजों को ध्यान में। इनकम टैक्स में आपका केस चल रहा है, कल को आपने रिटर्न फाइल करी और इनकम टैक्स का कोई नोटिस आ गया बाद में, तो मैं तो गया काम से, यहां तो बिजनेस खरीदा, यहां इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, आप कुछ कर भी नहीं सकता, पैसा देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। और आपको बोल नहीं सकता क्योंकि आप तो अब रहे नहीं ना एग्जिस्टेंस में, आपकी तो कंपनी बंद हो गई। तो मुझे पहले से सब चीजें, इसको बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस करना। ड्यू डिलिजेंस होता है इसके लिए बकायदा, नहीं आपकी कंपनी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा मैं, तब जाकर आपको बिजनेस पर, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। क्या जाती है, सब जाएगा, सब एज इट इज जाएगा। यानी पिछले साल मैंने जो काम करा उसके बदले में अब तक जो मेरी लीव्स पड़ी हैं एज इट इज नए वाले में जाएगी। इवन नए ऑर्गेनाइजेशन में मेरी सैलरी भी इस ऑर्गेनाइजेशन से कम नहीं हो सकती, भले ही उस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे बराबर के रैंक वाले एम्प्लॉय की सैलरी कम है तो भी मेरी ज्यादा होगी, क्योंकि मेरी यहां पे जो सैलरी उससे कम नहीं दे सकते आप, वो देना पड़ेगा एज इट इज। ठीक है, और बताओ, चले आगे। चलो अब देखो एक डेफिनेशन लिखो, रिलेटिव का मतलब क्या होता है। हम रिलेटिव के डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं, हम रिलेटिव का डेफिनेशन इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पीछे हमने कहा था कि जो आप नॉमिनी बनाओगे वो रिलेटिव ही होना चाहिए। तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे मेल और फीमेल दोनों की केस में। ठीक है, हाँ नहीं करते, उन एम्प्लॉयज के लिए नहीं कर सकते आप, उनको एक वेटिंग पीरियड देना पड़ता है। वेटिंग पीरियड का मतलब है कि 2 साल 3 साल का वेटिंग पीरियड हम देते हैं कि भाई 2 साल 3 साल तक तो तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशन वही रहेंगी जो वहां पे थी, उसके बाद फिर हम चेंज कर सकते हैं। तो 3 साल का टाइम, जो भी टाइम दे रहे हैं, जनरली 2 साल तो होता ही है मिनिमम, वो इसलिए देते हैं कि इस दौरान अगर आपको लगता है हमारी वाली पॉलिसी आपको अच्छी नहीं लगती तो आप 2 साल में दूसरी नौकरी ढूंढ लो ना। अब एकदम से अगर बोल देते तो बेचारा कहां जाता वो, इसके लिए वेटिंग पीरियड दिया जाता है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल पीरियड। ठीक है, आओ तो देखो रिलेटिव में बेटा कौन कौन आएगा, मेल के केस में, मेल के केस में कौन कौन आएगा। पहला तो ही हिमसेल्फ, हाँ मैं जानता हूं इसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि खुद को तो नॉमिनी आप बना नहीं सकते, लेकिन हम अभी आपको रिलेटिव की डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं ना, इसके लिए लिख रहे हैं, बाकी काम का नहीं है ये वाला। अब दूसरा हिज, अपनी, अरे लिखना नहीं है, सुनना है, पत्नी अपनी। ठीक है, और बच्चे अपने। और इसमें खास बात क्या है, डिपेंडेंट चाहे इंडिपेंडेंट दोनों आएंगे बेटा। यानी अगर मान लीजिए बच्चों की शादी हो गई या बच्चे जॉब में लग गए तो वो इंडिपेंडेंट हो गए, उनको भी नॉमिनी बना सकते हो आप। अपनी शादीशुदा बेटी को आपने नॉमिनी बना दिया, हाँ बना सकते हो। आपका बेटा कमाने लग गया, जॉब में है, पैसा, तो भी बना सकते हो, हाँ बना सकते हो। तो चिल्ड्रन में आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मत देखना, कोई भी हो नॉमिनी बना सकते हो आप।
ठीक है ना। दूसरा पेरेंट्स, लेकिन पेरेंट्स में नहीं है ये लफड़ा, मतलब पेरेंट्स में लफड़ा है ओनली व्हेन दे आर डिपेंडेंट। यानी अगर माता पिता डिपेंडेंट नहीं है तो आप उन्हें नॉमिनी नहीं बना सकते, अगर डिपेंडेंट है तो ही नॉमिनी बना सकते हो। मतलब पिताजी की पेंशन आ रही है, या पिताजी मान लीजिए कई लोग बिजनेस करते हैं, तो चल रहा है पिताजी की दुकान चल रही है, बढ़िया, दिक्कत नहीं है, पिताजी संभाल रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि 60 साल की उम्र के बाद में हर आदमी बिजनेसमैन रिटायर नहीं होता कभी, वो रिटायर तभी होता है जब हाथ पांव चलने बंद हो गए, अदरवाइज वो रिटायर नहीं होता कभी भी। अब वो इंडिपेंडेंट है, वो दुकान संभालते हैं, बढ़िया कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो उनको मैं नॉमिनी नहीं बना सकता, उनको नहीं बना सकते। माता पिता दोनों को नहीं बना सकते, बच्चों को बना सकते हो। समझ गए? ये बात भेजे में जा रही है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। हाँ, इसके अलावा और देखो, विडो ऑफ प्री डिजीज्ड सन, विडो ही क्यों, विडो एंड हर चिल्ड्रन, बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के बच्चे की डेथ हो गई, बेटे की डेथ हो गई, तो अब उसकी बहू रह गई और बहू के बच्चे, राइट। तो विडो ऑफ प्री डिसीज्ड सन का मतलब बहू ही है आपकी, तो विधवा बहू और उसके बच्चे, उनको भी आप नॉमिनी बना सकते हो, उनको नॉमिनी बनाया जा सकता है। और इसमें भी वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की कंडीशन नहीं है, वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो आप बना सकते हो। मतलब बहू नौकरी करती है, उसकी इनकम है अपनी, और बच्चों को भी वो संभाल रही है, तो भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत। आराम से पढ़ लो लिस्ट को, क्योंकि रिलेटिव की लिस्ट आपको आगे कई एक्ट में पढ़नी है, तो कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए अच्छे से सोच समझ के पढ़ना, नॉट ओनली इन लॉ बट इन इनकम टैक्स, इन कंपनी लॉ। कंपनी लॉ की डेफिनेशन अलग है, तो कंपनी लॉ वाले सर जब आपको पढ़ाएंगे तो उनसे बहस नहीं करना कि सर हमें तो वो बताया है, क्योंकि रिलेटिव का डेफिनेशन हर एक्ट का अलग अलग होता है, तो वो अपने एक्ट में बताएंगे, वो अपने एक्ट के हिसाब से बताएंगे, वो आपको चुपचाप मान लेना कि हाँ सही है, इससे कंपेयर नहीं करना, ठीक है। अच्छा, कंपनीज एक्ट इन मामलों में सबसे अच्छा है, रिलेटिव की जितनी जगह डेफिनेशन है उनमें सबसे अच्छा कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट प्रैक्टिकल है, वो कहते हैं भैया रिलेटिव में सिर्फ वही लोग आएंगे या वही रिश्ते आएंगे जिनको आपको निभाना ही पड़ता है, चाहे लड़ लो, मर लो, कट लो, कुछ भी कर लो, निभाना ही पड़ेगा। मतलब ये चाचा चाची, ताया ताई, मामा मामी, काका फाका, ये सब कोई नहीं आता उसके अंदर। वो कहता है सिर्फ उन रिश्तों की बात करो जो निभाने ही पड़ते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, माता पिता और बच्चे, और पत्नी या पति, एज द केस, दैट्स इट। फालतू फफूंदी नहीं है उसके अंदर, रिश्तेदारों की लंबी चौड़ी फफूंदी है, माता पिता, भाई बहन, पत्नी या पति एज द केस में भी, और बच्चे, दैट्स इट। कोई और रिलेटिव में आता ही नहीं, क्योंकि यही वो रिश्ते हैं जो आपको निभाने पड़ेंगे। देखो अब लड़ लो तो ऐसे थोड़ी बोलोगे मैं मम्मी को मम्मी नहीं मानता, मैं नहीं मानता तेरे को, अपना भाई भाई यहां से, तलाक तलाक तलाक, ऐसे तो आप नहीं कर सकते ना। भाई से लड़ाई हो गई तो भाई तो रह गई ना यार, आप समझो, ये नहीं होता। आपकी बोलोगे नहीं मैं नहीं मान, अरे तो मानो मत मानो, लेकिन भाई रहेगा, बाय बर्थ रिलेशनशिप है। पत्नी भी है तब तक जब तक आप तलाक नहीं दे रहे, चाहे लड़ लो चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन वो तो रिलेशन रहेगा, इसलिए, ठीक है। अच्छा, फीमेल के केस में ये लिस्ट लगभग सेम ही है, शी हरसेल्फ, ये पूरी लिस्ट मैं एज इट इज सेम ही लिखूंगा, बस एक ऐड कर दूंगा, हर हस्बैंड, हर चिल्ड्रन, सेम कॉन्सेप्ट है, डिपेंडेंट हो या नहीं हो, और इंडिपेंडेंट। नाउ माइंड द वर्ड हर पेरेंट्स, हर पेरेंट्स मतलब खुद के, इवन मैरिड वुमेन अगर है तो भी ध्यान रख, हां तो भी खुद के बात कर रहे हैं, दे आर डिपेंडेंट। ये तो यहां गलती ना कर दें, लेकिन लेकिन वो भी आ रहे हैं, पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड। आप ध्यान से देखो, मेल वाले केस में वाइफ के पेरेंट्स को शामिल नहीं करा, लेकिन फीमेल वाले केस में, ये भारत है ना, तो यहां पे क्या है, थोड़ा रूढ़िवादी देश है, तो यहां पे सास ससुर को इंपॉर्टेंस दिया गया, लेकिन पत्नी के लिए खाली, महिलाओं के लिए, कि नहीं सास ससुर माँ बाप से भी ऊपर है, तो पति के लिए सास ससुर माँ बाप से ऊपर नहीं है क्या, ऐसा ये बोलते नहीं। कंपनी से कहता है बोले ये फालतू की नेतागिरी चलेगी, या तो दोनों के लिए बराबर मानो तो दोनों के लिए, नहीं तो कंपनी से कहा दोनों के लिए नहीं मानते, उसने हटा दिया। यानी अगर आज एक महिला, कंपनी से की बात कर रहे हैं, अगर महिला के रिलेटिव्स की बात की जाए तो पेरेंट्स में खुद के ही पेरेंट्स आएंगे, कॉन्सेप्ट ही नहीं है सास ससुर वाला, क्योंकि जब तुमने मेल के केस में सास ससुर को कवर नहीं करा
तो फीमेल के केस में भी नहीं इक्वालिटी। ये पुराना एक्ट बना हुआ है, पुराना एक्ट उस जमाने में ऐसा होता था, होता आज भी है, पर बात इक्वालिटी की है ना, कि या तो तुम दोनों के सास ससुर को कवर करो तो ठीक, या तो एक के मत करो करो। करेक्ट। इवन भाई बहन में भी सिर्फ अपने भाई बहन, ये जो साला साली, जीजू जीज, भाभी, ये ननद देवरानी देवर, ये कुछ फफूंदी फालतू की, कि तुम सोचो जीजू 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 जीज कर रहे हो और जीजू ने तुमको नॉमिनी बना दिया। साला साली नहीं चलेगा, ना देवर भाभी, ना जेठ जेठानी, ना ताई, कुछ फफूंद नहीं। भाई बहन मतलब सिर्फ अपने, माता पिता मतलब सिर्फ अपने, भले ही आप मैरिड विमेन ही क्यों ना हो, डजंट मैटर। समझ में आ गई बात? लिख लो फटाफट से। ग्रेचुटी का पेंशन से कोई लेना देना नहीं है, ग्रेचुटी अलग चीज है। अच्छा, पेरेंट्स के डिपेंडेंस की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमाउंट कितना है, डिपेंडेंट आप पर है क्या, किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली है तो यहां पर आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, चाहे वो कितने रुपए के लिए डिपेंडेंट हो आपके ऊपर, डजेंट मैटर। यानी उनकी पेंशन थोड़ी इनसफिशियंट है और इसीलिए आप पर डिपेंड, हाँ तो डिपेंडेंट ही, वो डिपेंडेंट की कैटेगरी में आता है। जैसे राजस्थान सरकार देती है, हमारी बहुत हैवी पेंशन देती है राजस्थान सरकार, 1,000 रुपए पर मंथ। सोचो, अरे तो उनके हिसाब से तो बहुत भारी पेंशन है। अब उसमें कैसे काम चले बताओ? तो बेचारा, बेचारे माता पिता डिपेंडेंट ही हुए ना। हाँ बेटा, इसमें दिख रहा है तेरे को? अरे तो होते तो मैं लाता ना, ऐसे थोड़ी करते उनको छोड़ आते। हाँ बताइए बताइए बताइए। बिल्कुल हो सकता है, आप बताओ ना, सिचुएशन हम बना देंगे। हैं? ठीक है। नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नेचर मतलब एंटिटी को बंद करके दूसरी एंटिटी खोल ली, ऐसा? नहीं नहीं नहीं, एक बार अगर ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल हो गया तो उसके बाद ग्रेचुटी एक्ट नहीं हट सकता, भले ही कुछ भी हो जाए। आप शायद भूल गए, पीछे हमने पढ़ा था, वंस ग्रेचुटी एक्ट स्टार्ट्स अप्लाइंग, कुछ भी हो जाए मतलब कुछ भी नहीं हटेगा, लगता रहेगा। हाँ बस एक ही चीज पॉसिबल है कि आपने एंटिटी ही बंद कर दी और नया बिजनेस, नया एंटिटी इनकॉर्पोरेट करा ली, तो एक अलग बात है। ये बिजनेस में आप, एंटिटी में आप बिजनेस चेंज करो, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करो, आप कुछ भी करो, ग्रेचुटी एक्ट वंस स्टार्ट्स अप्लाइंग, इट कंटिन्यू टू अप्लाई। नहीं तो नया वो तो उस केस में आपको पहले, फिर तो अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया। मैं आपका जवाब देता हूं थोड़ा जनरलाइज करके, और बच्चों को भी समझाते हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन ही बंद कर दिया, 4.5 साल हो गए काम करते करते, मेरे को लगा 6 महीने और होते ये सब ग्रेचुटी के लिए एंटाइटल हो जाएंगे, तो मैंने बिजनेस ही बंद कर दिया और फिर मैं दोबारा कंपनी खोल के और दोबारा बिजनेस चालू करूंगा। ये आप कर सकते हो। और इस केस में एम्प्लॉय का जो 4.5 साल का पीरियड है, जितने भी साल उसने काम करा वो भी बेकार हो गया, क्योंकि उनको सबको अब नई कंपनी में ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन ये याद रखना, ये जो आप कह रहे हो, ये सुनने में अच्छा लग रहा है, फैसिनेटिंग है, ये खतरनाक है? सब बेकार हो गया, वो तो गुडविल वुडविल सब गई। अगर आपको लगता है कुछ लाख रुपए बचाने के लिए आप इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार है, गो अहेड, आप कर दो, सब खत्म हो गया सारे का सब। अच्छा, फिर उसमें प्रोसेस पूरा लंबा चढ़ा होगा, सबको नौकरी से निकालना पड़ेगा, सबको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। आप ग्रेचुटी बचा लोगे, दे दो कॉम्पनसेशन। अरे आज चलती कंपनी से किसी को बाहर निकालोगे तो कॉम्पनसेशन तो देना पड़ेगा।
प्लस सरकार के सवालों के जवाब। और कल को कोई इंप्लॉय कोर्ट में चला गया कि सर ये तो इसने इंटेंशनली करा है और ये प्रूव हो गया, जेल और जाओगे, फिर जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी। अब तो जेल में ओशंबा भाई। ये ध्यान रखना, फिर इतना आसान नहीं होगा ये सुनने में अच्छा लग रहा है, बस प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक डाउट और आया है किसी बच्चे का। ओके, अच्छा ओके सर आया, सॉरी डाउट नहीं है। चले आगे बच्चों, आ जाओ। अब देखो तुम्हारी ग्रेचुटी को लेके तुम पहले कह रहे थे ना फॉर फ्यूचर बहुत पहले बोला था किसी बच्चे ने कि सर अगर हमने तोड़फोड़ कर दी, धूम मचा दी, रंग जमा दिया, तो क्या हमारी ग्रेचुटी हमसे वापस ले लेंगे? क्या हम आपको देंगे ही नहीं? लेंगे तो वापस तब ना जब देंगे। अगर ऐसी हरकत करोगे तो भाई साहब गड़बड़ है। और ये जो फॉर फ्यूचर ऑफ ग्रेचुटी वाला पॉइंट है बेटा, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4(6)A और 4(6)B में बिल्कुल जरा सा फर्क है, माइनर सा, बिल्कुल चुन्नू सा फर्क है। यदि आप वो नहीं पकड़ पाए तो गलती हो जाएगी आपसे बहुत। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। क्या बोल रहा है ये फॉर फ्यूचर ऑफ ग्रेचुटी? पहला है 4(6)A में क्या है? इफ ग्रेचुटी ऑफ एन एम्प्लॉय हुज सर्विसेज हैज बीन टर्मिनेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है इसके अंदर, इस पे आपको भी दोबारा लाते हैं। फॉर एन एक्ट ऑफ विलफुल ओमिशन और नेग्लिजेंस। दूसरा महत्वपूर्ण क्या है? विलफुल। ठीक है। ओमिशन और नेग्लिजेंस, ओमिशन का मतलब है कुछ चीज भूल जाना कोई, और नेग्लिजेंस का मतलब लापरवाही। कॉजिंग डैमेज और लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू एम्प्लॉयर। और आपकी इस गलती की सजा आपके एम्प्लॉयर को भुगतनी पड़ी, उसकी संपत्ति में कुछ नुकसान हो गया आपकी वजह से। शैल बी फॉरफिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ सच डैमेज और लॉस। क्या बोल रहे हैं? यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करते हो और आपकी जानबूझ के की गई लापरवाही, एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, जानबूझकर की गई लापरवाही या जानबूझकर कोई भूल गए चीज, आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप करना भूल गए और उस वजह से एम्प्लॉयर को डैमेज हो गया, कोई नुकसान हो गया, कोई लॉस हो गया, तो एम्प्लॉयर आपकी ग्रेचुटी को उतने रुपए से काट लेगा जितने रुपए से एम्प्लॉयर का नुकसान हुआ। और अगर पूरे से हुआ तो पूरी काट लेगा, ज्यादा नुकसान हो गया ग्रेचुटी तो काटेगा, सो काटेगा, साथ में तुमसे रिकवर और करेगा, तो करना ही पड़ेगा। तो विलफुल। अच्छा, ये सारा क्या है? विलफुल। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या, अगर नौकरी से निकाला तो, यदि आपको नौकरी से नहीं निकाला ना तो ग्रेचुटी में से नहीं काट सकता। यानी मान लीजिए अगर आपने कोई बड़ा कांड कर दिया, आप ना खेल कूद करते रहते हो, उछल कूद मचाते रहते हो, और आपने ऑक्सीजन के टैंक का आगे से वो जो होता है ना क्या नॉब, वो नॉब खोल दिया आपने, वो नॉब खोला, वो सिलेंडर भागा। हाँ भागेगा, सच में बहुत तेजी से भागेगा, बना ऑक्सीजन बहुत खतरनाक होती है अगर प्रेशर से है तो जैसे ही आपने उसको खोला वो भागा, और सिलेंडर भागा, और 2-4 कांच तोड़ते हुए निकलते हुए यहां से, और कांच तोड़ते हुए, और सब डैमेज कर करा के सब वापस कोने में जाके बैठ गया, सिलेंडर खाली हो गया। अब आपने एम्प्लॉयर का करा दिया 1.5 लाख का नुकसान। एम्प्लॉयर का हो गया माथा खराब, उसने आप देखा ना तब तलाक तलाक तलाक, मतलब निकल निकल निकल, यानी नौकरी से निकाल दिया। अब आपकी ग्रेचुटी में से पैसा काट लेंगे, कितना? ज्यादा नुकसान हुआ तो बाकी उससे रिकवर भी कर लेंगे। नौकरी से नहीं निकाला, वार्निंग देके छोड़ दिया, कोई बात, फिर आप उसकी ग्रेचुटी नहीं काट सकते। क्या नुकसान की भरपाई? हाँ, वो उसकी सैलरी में से काटते रहना। हर महीने सैलरी आ रही 50,000, उसको हम देंगे 5,000, 45,000 काट रहे ना, 4-5 महीने लगेंगे, 2.5-3 लाख का नुकसान करा दिया। लेकिन ग्रेचुटी तो पूरी मिलेगी। और वैसे भी ग्रेचुटी कब मिलती? जब आप जा तो आप रही नहीं अभी। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? अगर क्वेश्चन में वो ये बोले कि नौकरी से नहीं निकाला तो ग्रेचुटी फॉरफिट नहीं होगी, ध्यान रखना, कहीं गड़बड़ करके आ जाओ। समझ गए क्या? यदि उन्होंने फॉरफिट नहीं, मतलब नौकरी से नहीं निकाला, तो फॉरफिट नहीं करना है। ठीक है। किसको देखना चाहिए आपके हिसाब से? बात खत्म। और कोई बताएगा भी कैसे? आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि यार एम्प्लॉयर तो कह दे, बोले ये कांच भी चेंज कराने तो थे ही, तो बोले ये तो टूटे ही हैं, इसको, ये देखो अपन सब हंसी मजाक के लिए बात कर सकते हैं, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। कोई बेवकूफ नहीं होता, ना एम्प्लॉय ना एम्प्लॉयर, सब रोटी खाते हैं। आप ऐसे कौन करता है यार? बड़े हो गए अब, छोटे थोड़ी ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10, 20, 5, 100, 1000, 500 रुपए का तो देखो मैं कुछ नहीं कह सकता, इतना डिफरेंस इन ओपिनियन आ सकता है, बड़ा डिफरेंस नहीं आ सकता। और अगर बड़ा है, आप फैक्ट्री में बम लगा के चले गए, बोले यार आज दिवाली यही मनाएंगे, तो आप बाजार से लाए
1650 डायनामाइट और जगह जगह लगा दिए और वहां चले गए दूर डूम। तो यार फिर एक अलग बात है, फिर आपको वैसे भी ग्रेचुइटी को कटवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर आप गए काम से, फिर आपको जेल में जाना पड़ेगा और बाहर कभी नहीं आना पड़ेगा। तो ग्रेचुइटी लेके करोगे भी क्या? जेल में तो रहना खाना फ्री है, वो तो वैसे फ्री है, तो ग्रेचुइटी वैसे भी काम की नहीं है, इसीलिए। ठीक है, चलो आओ। द राइट ऑफ द फॉरफीचर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ डैमेज। इन एब्सेंस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डैमेज द राइट ऑफ फॉरफीचर इज नॉट अवेलेबल। तो अगर बाई चांस आपको नौकरी से नहीं निकाला, या कई बार ऐसा भी होता है आपने कांड तो करा लेकिन एम्प्लॉयर को नुकसान नहीं हुआ, समय रहते सब चीजें संभल गई, तो भी आपकी ग्रेचुइटी में से नहीं काटेगी। तो एक तो नौकरी से निकालना जरूरी है, एक डैमेज। और आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे कल।